गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में जो है हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ चुके हैं, जो कि आप जो है पिछले वीडियोज में देख चुके हैं, समझ चुके होंगे। आज हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी में चलते हैं और ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को, तथ्यों को समझने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें क्या होता है, जो आप ट्रिग्नोमेट्री के अभी पोर्शन पढ़े हुए सभी में आपने जो है विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय फलनों, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक और उससे संबंधित थीटा के कुछ विभिन्न मानों के बारे में आप लोगों ने सीखा और जाना। ठीक है, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक में उन थीटा के मानों पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ ऐसी बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं हाइट और डिस्टेंस से ही रिलेटेड टॉपिक होंगे। ठीक है, हाइट का मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन और यहाँ डिस्टेंस कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ऐसा एक ही ट्रायंगल में आपने सीखा है, वह है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपने सीखा कि एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है और उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक ऊर्ध्वाधर लाइन होता है। ठीक है, अब बात ये फंसती है यहाँ पे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, इनका कुछ आप लोगों ने नाम सीखा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर और बेस के नाम से जानते हैं। और परपेंडिकुलर और बेस का जो डिफाइन होता है, ये थीटा के उस मान पर डिपेंड करता है जहाँ से हम जो है हाइट अथवा उस हॉरिजॉन्टल लाइन की दूरियों को मापते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपने कहा कि जो है हम यहाँ पॉइंट बी पर अगर थीटा है, यहाँ से जो है ऑब्जर्वेशन करना है, यहाँ से आपको जो है ऊंचाई के बारे में या आधार के बारे में गणना करनी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर कहलाती है, जिसको हम लोग कहते हैं लंब कहलाती है। थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है और थीटा से संलग्न भुजा आधार कहलाती है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, बेस कहा था। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई ट्रायंगल इस प्रकार से है कि जो उस 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके बाद जो हमको जो है थीटा के बारे में गणना करनी है, जिस थीटा के बारे में हम लोग जो है पता करना है, उस पर आधारित ऊंचाई और दूरी के बारे में, अगर वह थीटा यहाँ पे है तो फिर इसके सामने की भुजा आपका जो है क्या हो जाएगा, BO हो जाएगा या OB हो जाएगा, और यही आपका कहलाने लगेगा परपेंडिकुलर। क्या कहलाने लगेगा? परपेंडिकुलर कहलाने लगेगा। और ये जो है थीटा से संलग्न भुजा आधार कहलाने लगेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में ही आपको हाइट एंड डिस्टेंस में अध्ययन करना है। उसी में हम लोग कुछ प्रश्नों के ऊर्ध्वाधर लाइनों, कोणों अथवा हॉरिजॉन्टल लाइनों के बारे में बात करेंगे, क्षैतिज रेखाओं की दूरियां के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जो समकोण त्रिभुज का लंब और आधार होता है, वो आपके थीटा के मान पर डिपेंड करता है, और वह थीटा जहाँ से हम लोग दूरी हो, चाहे ऊर्ध्वाधर हो और चाहे हॉरिजॉन्टल हो, उनकी गणना करनी होती है, वह उस थीटा पर बेस होता है। कौन? परपेंडिकुलर एंड बेस। और परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करने के लिए थीटा हमको आवश्यक रूप से मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से बात आती है कि जब थीटा आपका, जहाँ भी थीटा रहेगा, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी और जो है संलग्न भुजा आधार, हाइपोटेन्यूस आपका वही रहेगा, यानी कर्ण आपका वही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो है इससे संबंधित, जब कभी भी थीटा की बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल में, जब कभी भी थीटा की बात आती है, ये थीटा या ये थीटा, जिस भी थीटा की बात आती है, कहीं ना कहीं दो नाम आते हैं।
एक आता है उन्नयन कोण, नाम आता है उन्नयन कोण, और एक नाम आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण, दो नामों के बारे में आपसे बात की जाती है। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, ये जानना जरूरी है। बस एक बात दिमाग में होनी ये चाहिए कि जब हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ उन्नयन कोण बनेगा, ऊ से उन्नयन और ऊ से ऊपर। जब हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे तब उन्नयन कोण बनेगा। और अव का मतलब घटना होता है, अव का मतलब होता है घटते क्रम में। जिस प्रकार से हम लोग जो है अवरोही क्रमों को देखते हैं, अवरोध को देखते हैं, तो अव का शब्द नियर अबाउट लगभग 90% जो है शब्दों में अव का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग से होता है। तो यहाँ अवनमन कहने का मतलब होता है कि घटते क्रम में नीचे की तरफ में, और जब कभी नीचे की तरफ देखा जाएगा तो वहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। बातें क्लियर होनी चाहिए। उन्नयन ऊपर, अवनमन नीचे। उन्नयन ऊपर का मतलब ऊपर देखने पर, अवनमन नीचे की तरफ देखने पर। जैसे मान लीजिए अगर हमको ग्राफ के बारे में समझना है तो ये चीज़ें यहाँ से देखते हैं। ये जो कोण हो रहा है ये ऊपर की तरफ देखा जाता है, इसका मतलब इसका नाम क्या है, उन्नयन कोण नाम होगा। क्या नाम होगा, उन्नयन कोण नाम होगा, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जब कभी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, आप डायरेक्शन से समझ सकते हैं, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो इसी कोण का नाम हो जाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिक्रीजेज। नाम से ही स्पष्ट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन या डिक्रीजेज, जो अभी आप कहें डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। यानी कि जो है जब हमको ऊपर से नीचे की तरफ, अव का मतलब हो गया घटना, और घटने का मतलब हो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं नीचे से। और जब कभी भी हम लोग जो है, जब हम लोग कभी ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनेगा, और जब कभी नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाएगा तो उन्नयन कोण बनेगा। आप याद कर सकते हैं, उन्नयन से ऊपर, बाकी दूसरा नीचे की तरफ। इस प्रकार से भी आप पता या जो है बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नाम आता है दृष्टि रेखा। ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है। दृष्टि रेखा क्या होती है और क्षैतिज रेखा क्या होती है। नाम अगर दोनों बिंदुओं के बारे में आपको पता हो, दोनों पॉइंट्स के बारे में आपको पता हो तो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। दृष्टि रेखा का मतलब क्या हुआ, दृष्टि रेखा का मतलब जब हम लोग जिस जगह से, जिस कोण से देखते हैं किस पर, उस वस्तु पर, तो ये जो रेखा होती है, ये जो रेखा होती है उस वस्तु और आपके दृष्टि के बीच की जो रेखा होती है वो कहलाती है दृष्टि रेखा। वो क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। और जब जो दूसरी रेखा जो होती है, जो क्षैतिज डायरेक्शन में होती है, उसका नाम हो जाता है क्षैतिज रेखा। इन सब बातों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे वो उन्नयन कोण हो, चाहे अवनमन कोण हो, चाहे वो दृष्टि रेखा हो, और चाहे वो क्षैतिज रेखा हो। समझ में आनी चाहिए। जब हम लोग वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी आंख से, और उस वस्तु की जो रेखा है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। और जब हम लोग, और जो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो क्षैतिज रेखा ही कहलाती है। जब हम कभी भी अपने से ऊपर की तरफ देखते हैं, अपने से यानी किसी बिंदु से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण होना चाहिए, और किसी बिंदु से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला पे। कुछ भी नया नहीं है, केवल आपको सब पुरानी बातों के बारे में अध्ययन करना है। बशर्ते जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी यहाँ पे प्रश्न होंगे, वो सभी आपके राइट एंगल ट्रायंगल से होंगे, जिसमें ऊंचाई को ऊर्ध्वाधर नाम दिया जाता है और जो है दूरी को क्षैतिज नाम दिया जाता है। बातें समझ में आनी चाहिए। तो चलते हैं फर्स्ट प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपका है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक
लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। अच्छा, यहाँ भी मीटर दूरी पर है, मीटर दूरी पर है। एक जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक का मतलब जो अब जो है देख रहा है, चेक कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, माप रहा है, वो आपका प्रेक्षक कहलाएगा। तो एक प्रेक्षक जो है कितना मीटर लंबा है? 1.5 मीटर लंबा है। एक चिमनी से इतनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है? तो 28.5 मीटर दूरी पर है। ठीक है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन का मतलब ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, ये क्लियर हो जाता है। 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए, किसकी ऊंचाई बतानी है? चिमनी की ऊंचाई बतानी है। अब देखिए, सबसे मेन पॉइंट की जो बात होती है, जो मुख्य पॉइंट्स होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें आपको एक बात अवश्य याद रख लेनी चाहिए कि ऊंचाई और दूरी के प्रॉब्लम्स में सबसे प्राथमिकता होता है कि अगर आपका फिगर बन जाए, अगर आपका फिगर बन जाता है तो 80% प्रश्न आपसे तुरंत ही सॉल्व हो जाते हैं। तो ज़्यादा आपका जो फोकस है वो अभी आप प्रश्नों पर फिगर बनाने पर ध्यान दें तो बेटर होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। 1.5, एक एक की बात करते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, चिमनी जाहिर सी बात है आदमी से बड़ा होगा, 28.5 मीटर दूरी पर है। 28.5 मीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है। अब ये आपका चिमनी है और ये आपका व्यक्ति है। व्यक्ति का नाम है AB और चिमनी का नाम है PQ। चिमनी का नाम क्या है? PQ। ठीक है। अब यहाँ देखें, अगर ये चीज़ें आपसे क्लियर हो जाती हैं कि यहाँ से आगे का जो बात है उसकी आँखों से, और व्यक्ति की आँख ऊपर होगा, नीचे की तरफ होगा नहीं, तो आँख का मतलब हम लोग यहाँ शीर्ष से रखते हैं, और जो है व्यक्ति की आँखों से चिमनी के शिखर, चिमनी का शिखर मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा Q, इसका उन्नयन कोण, इसका क्या? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब आप बताइए, उन्नयन कोण यहाँ से बनना है तो इस रेखा पे काम नहीं चल पाएगा आपका। उन्नयन कोण कहाँ बनाएंगे? ये तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसके क्षैतिज एक रेखा आपको खींचनी पड़ेगी, और जो कि किसके बराबर होगा? AP इज इक्वल टू BR, AB इज इक्वल टू BR। इसका मतलब ये 28.5 मीटर ये भी होगा। ठीक है। अब देखिए, ये क्लियर हो गया। और ये उन्नयन कोण दिया गया है 45 डिग्री। क्या ज्ञात करना है? चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चिमनी की ऊंचाई। 1.5 मीटर यहाँ, तो 1.5 मीटर ये। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो लंबाई है और जो चिमनी की ऊंचाई है वो दोनों आपस में समांतर होंगे, बीच की डिस्टेंस दोनों की बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये 1.5 तो यहाँ भी 1.5, ये 28.5 तो ये जो है 28.5 हो गया। मान लेते हैं कि जो अतिरिक्त ऊंचाई है वो कितनी है? h मान लेते हैं। अतिरिक्त ऊंचाई कितनी मान लेते हैं? h मान लेते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे, माना व्यक्ति या प्रेक्षक, नाम दिया गया है प्रेक्षक AB की लंबाई, प्रेक्षक AB की लंबाई इज इक्वल टू 1.5 मीटर दिया गया है प्रेक्षक की लंबाई। लेकिन हम लोगों ने नाम क्या दिया? AB, इसलिए यहाँ माना लिखना आवश्यक हो जाता है। और चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई
अर्थात क्या, अर्थात आपका हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू कितना, मान लिया गया एच मीटर, या चिमनी की ऊंचाई आपका आ जाएगा कितना, एच प्लस 1.5 मीटर। ठीक है, अब बात आती है एच क्या है, तो जहां जहां एच एच क्या है, व्यक्ति की ऊंचाई के अतिरिक्त चिमनी की ऊंचाई, या ऐसे कह दें, इतनी सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। एच क्या है आपका, पी पी की ऐसा कह दें, एच आपका क्या है, जहां क्यू आर इज इक्वल टू एच मीटर, क्यू आर इज इक्वल टू एच मीटर, ये भी आपने क्या कहा है, माना, आपने क्या कहा है, माना, या आप यहाँ माना लिख चुके हैं, बात है कि है। अब बात करते हैं जो है चित्र से ए पी इज इक्वल टू बी आर इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ठीक है, अब आपका फिगर बन गया आपका, यहाँ से जो है जिसका क्या कहते हैं इसको, इसका स्पष्ट इस फिगर का वर्णन हो गया। इसका मतलब अगर आप समकोण त्रिभुज इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू बी आर की बात करें, क्यू बी आर की बात करें तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, tan 45 आपका परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, क्यू आर, और आधार यानी बेस कौन हुआ, बी आर, इसका मतलब h अपान 28.5। इसका मतलब tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और 28.5 इसका मतलब h इज इक्वल टू भी आपका आ गया 28.5 मीटर। 28.5 क्या हो गया, 5 मीटर हो गया। आप कहेंगे सिंस चिमनी की कुल ऊंचाई इज इक्वल टू क्या है, 1.5 प्लस एच मीटर है, इसका मतलब 1.5 प्लस 2.5 मीटर, इसका मतलब क्या है, 4 मीटर। कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चिमनी की ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी, 4 मीटर आएगी, 4 मीटर आएगी। इस प्रकार से अगर आपका फिगर क्लियर हो जाता है, अगर फिगर स्पष्ट रूप से बन जाता है, तो फिर आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। अगला प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, एक 40 मीटर लंबी डोरी, एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है, से बंधी पतंग उड़ रही है। ठीक है, एक 40 मीटर लंबी जो है डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से, यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाती है, 30 डिग्री कोण बनाती है, तो क्या ज्ञात करना है, पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
सॉल्यूशन की। आप एक बात ध्यान दें अगर कि जो पतंग की 40 मीटर लंबी डोरी है, तो दिमाग में ये भी आ सकता है कि 40 मीटर लंबी डोरी है, चाहे उसको उड़ाएं और उड़ा रहे हैं, या अगर ऊर्ध्वाधर करना है तो इसी को ऊर्ध्वाधर कर दें, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी 40 होगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ एक नाम लगा हुआ कि पतंग अभी उड़ रही है। पतंग क्या हो रही है? उड़ रही है। और जब पतंग उड़ रही है तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि पतंग एक जो है तिरछी डायरेक्शन में उड़ती है, तो उसका डोरी जो कहीं ना कहीं हाइपोटेनियस का काम करेगा अगर उसके ऊर्ध्वाधर लंबाई और क्षैतिज रेखा को मिलाई जाए तो मान लेते हैं कि ये आपका ऐसे एक जो है ये क्या है, 40 मीटर लंबी डोरी है। 40 मीटर लंबी क्या है? डोरी है। ठीक है, 40 मीटर लंबी डोरी है। यहाँ पतंग जो है उड़ रहा है। पतंग क्या हो रही है? उड़ रही है। और आपसे कहा जा रहा है ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करो। ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपको फाइंड आउट करना है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, जहाँ से 40 मीटर लंबी डोरी मापी गई है, इनिशियल पॉइंट से एक क्षैतिज रेखा ऐसे मिलाएंगे, और क्षैतिज रेखा मिलाने के बाद ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसका नाम भी दे दिया जाए। ए हो गया। आपसे कहा जा रहा है कि यही क्षैतिज ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर जो क्या है आपका पतंग की डोरी क्षैतिज से, पतंग की डोरी मतलब कौन? ओबी। क्षैतिज मतलब किससे? ओए से 30 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है? 30 अंश का कोण बनाती है। तो ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करनी। प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो है 4 लाइन का प्रश्न है तो बहुत टिपिकल होगा, बस फिगर आपका बन जाना चाहिए। अगर फिगर बन गया तो ये यकीन करिए 80% प्रश्न आपका लग जाएगा। तो फिगर बनाने पर प्रयास कीजिए। इन्होंने कहा कि 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ाते समय डोरी आपका एक तिरछी डायरेक्शन में होता है। तो मान लिया गया कि ओ से कोई व्यक्ति डोरी को पकड़ा हुआ है, बी पर पतंग उड़ रही है जिसकी लंबाई 40 मीटर है। डोरी और इस आधार, यहाँ लिखा हुआ डोरी और क्षैतिज से, क्षैतिज मतलब ओए से 30 अंश का कोण बनाती है। तो ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप बताइए, हम लोगों ने पढ़ा क्या है, tan यूज कर लेते हैं, लेकिन जो आपका वीडियो बताया गया है कोणों का मान ज्ञात करना, वो आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अगर कोणों से जो मान ज्ञात करना होता है विभिन्न थीटा के मानों पर, वो अगर आपको लर्न है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, वीडियो आप देख चुके होंगे, नहीं देख चुके होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जो है इस वीडियो को देख कर सकते हैं, और देखने के बाद यहाँ से थीटा के विभिन्न मानों को समझ सकते हैं। आप वीडियो को देख चुके होंगे, नहीं देख चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक को फॉलो करके वीडियो को देख सकते हैं। और उसी वीडियो पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दिया जा रहा है जिनका मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिनका मान आपको किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, साइन 240 अंश का मान आपको बताना है। सारी बातें आपको बताई गई हैं। साइन 60 डिग्री का आपको मान बताना है, और उसके बाद tan 90 डिग्री का आपको मान बताना है। tan 300 डिग्री का आपको मान बताना है। कोसेक 120 अंश का मान बताना है, और उसके बाद सेक 150 डिग्री का मान बताना है। अगर आपको थीटा के परिवर्तन से संबंधित वीडियो और जो है थीटा के विभिन्न मानों को ज्ञात करने से संबंधित वीडियो अगर आप देख चुके होंगे तो फिर आप इन मानों को तुरंत आप बताने का प्रयास करेंगे, और इन मानों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना मान आएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने मुख्य पॉइंट पर, जो कि दिए गए प्रश्न पर है। यहाँ से आपके पास क्या क्या दिया गया है आप बताएं। ये तो हुआ कि अभी जो आपको प्रश्न दिया गया है उसका मान बताना है।
प्रश्न संख्या 2 में जो आपका होमवर्क आपको मिल रहा है वो ये है कि इस जो राइट एंगल ट्रायंगल AOB में है, यहाँ से आप जो है परपेंडिकुलर बताएंगे कौन है। अभी फिलहाल बात तो हो सकती है, परपेंडिकुलर आप बताएंगे कौन सा है और बेस कौन सा है। दो बातों को आप बताएंगे कि इस दिए गए चित्र में क्या OA परपेंडिकुलर है, क्या AB जो है बेस है, क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, हम चलते हैं आगे प्रश्न पर। यहाँ आपका क्या है, ये हाइपोटेनियस है और यहाँ एच आपको ज्ञात करना है। और इसके बाद हम लोग तब अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस क्लियर हो जाता है तब आप कह सकते हैं कि सर साइन 30 डिग्री लगाना यहाँ उचित है, साइन थीटा यहाँ लगाना उचित है, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा AB/OB। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और AB का मान आपका दिया गया है h और OB का मान कितना दिया गया 40। इसका मतलब h = 20 मीटर। h = क्या होगा 20 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब जो 40 मीटर लंबी डोरी पतंग उड़ रही है उसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 20 मीटर होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं और संबंधित वीडियो में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य आप देने का प्रयास करें। इससे क्या होता है, अगर आपके जवाब सही होते हैं, कमेंट बॉक्स चेक किया जाता रहता है। ये अलग बात है कि उसको जो है हर कमेंट बॉक्स पे जवाब नहीं दे मिलता है, लेकिन जब आपका कमेंट गलत रहेगा तो उसको फिर सही जवाब आपको बताने का प्रयास किया जाता है। और अगर सही है तो अच्छी बात है, और सही कमेंट करने पर, सही बातों का सही जवाब देने पर ये अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ती है, अपनी जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इन बातों को ध्यान रखते हुए आप कमेंट बॉक्स में दिए गए संबंधित वीडियो से प्रश्न का जवाब अवश्य देने का प्रयास करें। ठीक है, यह आपके लिए बेहतर होगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 है, एक 40 मीटर लंबी डोरी, ये तो प्रश्न आपका हो गया। किसी समय एक स्तंभ की छाया किसी समय एक स्तंभ की छाया उसकी लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी है। छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी √3 गुनी है। किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण का मतलब जाहिर सी बात है कि जो प्रेक्षक होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा। ठीक है, जो प्रेक्षक होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा। प्रश्न बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, आपको छोटे प्रश्नों की श्रृंखला में इनको रखना जाना उचित होता है। किसी समय एक स्तंभ की छाया, तो आप तुरंत फिगर बनाएंगे कि ये मान लेते हैं स्तंभ है, स्तंभ को सीधा बनाया जाए, तिरछा नहीं टिक सकता है। ये स्तंभ है और ये उसकी क्या है शैडो है, यानी इसकी छाया है। मान लेते हैं स्तंभ AB है, छाया AC है। ठीक है, तो जो स्तंभ की छाया की लंबाई, जो इसकी लंबाई है वो किसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। अगर ऊंचाई h है तो ये √3h होगा। मान लेते हैं इसकी जो छाया है, छाया की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है ये इसकी कै गुनी है √3 गुनी है। तो हाँ सही है, ये h हो जाएगा, तो ये √3h हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो छाया की लंबाई है ऊंचाई की √3 गुनी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि उन्नयन कोण का मान बताना है। ये प्रश्न संख्या 3 है। एक में आपसे ऊंचाई पूछे गए, एक में आपसे हाइपोटेनियस कोण पूछा गया और एक में आपसे जो है यहाँ कोण के बारे में चर्चा की जा रही है। तीनों प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं। अब यहाँ थीटा आपको बताना है, ये भी आपको होमवर्क के रूप में है, फिगर बना दिया गया है। आपको इस थीटा का मान कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। किस त्रिकोणमितीय फलन का यूज करेंगे और वहां से थीटा का मान क्या आएगा ये आपको जवाब देना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया जाता है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया जाता है। ठीक, लहराया जाता है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्या है? 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने है। चलिए, तो प्रश्न है भूमि के एक बिंदु P से, फिगर बनाते चलिए साथ साथ। भूमि के एक बिंदु P से चलते हैं, ये आपका क्षैतिज है, भूमि मान लेते हैं, एक बिंदु P यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, भवन का नाम दे दिया गया AB। तो यहाँ से क्या करना है, एक मिनट, थोड़ा सा आपको इसके ऊपर दंड भी लगाना है, तो इसको और नीचे से बनाते हैं। ये मान लेते हैं आपका बिंदु P है, यहाँ से जो है ये आपका क्या है, 10 मीटर ऊंचा भवन है। दस मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है आपसे, आगे आपसे कहा जा रहा है कि उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। ये उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। आगे, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया जा रहा है, यानी ध्वज की भी कुछ ऊंचाई होगी। ये मान लेते हैं C, यहां से आपका जो है ध्वज लहराया जा रहा है। ये मान लेते हैं ध्वज ऐसे आपका लहराया जा रहा है। कहां पर है? बिंदु C से। आगे कहा जा रहा है कि P से शिखर का उन्नयन कोण, इसी P से इस शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 45 डिग्री है। इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई, ये मान लेते हैं लंबाई कितनी है? h है। कितनी लंबाई? h है। टोटल कितनी हो जाएगी? h प्लस 10 मीटर। भाई AB 10 है और जो है दंड की लंबाई h है, तो टोटल कितना होगा? h प्लस 10 हो गया। और इस आधार की जो दूरी है वो कितना मान लिया गया? x मीटर मान लिया गया। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना और h का मान ज्ञात करना। ठीक है, चलते हैं हम लोग। माना
माना ध्वज दंड की लंबाई क्या है, BC इज इक्वल टू H मीटर, और बिंदु P से भवन की दूरी, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर PA है, ये X मीटर है। ये दो बातें मान ली जा रही हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है वो देखते हैं। चित्र से या चित्र के अनुसार समकोण त्रिभुज इन राइट एंगल ट्राइंगल APB में, APB मतलब APB, यहाँ देखिए यक्स का मान आपको फाइंड आउट करना है। यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो ये जो आपका क्या है, परपेंडिकुलर लंब है, और ये आपका क्या है, बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बारे में गणना करनी है, लंब और आधार का गणना करना है, तो सबसे अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन tan मिलेगा, और tan इज इक्वल टू हो जाएगा AB/PA, इसका मतलब 10/x हो जाएगा, और tan 31/√3 इज इक्वल टू 10/x, इसका मतलब x इज इक्वल टू 10√3, इसका x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732, इसका मतलब x इज इक्वल टू 17.32 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिंदु P से भवन की दूरी हो जाएगी, ठीक है। अगेन अब पुनः आपको क्या बात करनी है, पुनः आपको बात करनी है इन राइट एंगल ट्राइंगल APC में, इन राइट एंगल ट्राइंगल APC tan 45 इज इक्वल टू, अब देखा जाए तो आपकी जो हाइट हुई वो क्या हुई, AC हाइट हो गया AC/PA, इसका मतलब यहाँ 1 होता है tan 45, और यहाँ h प्लस 10 और अपान x, इसका मतलब h बराबर x माइनस 10 होगा, और h इज इक्वल टू हो जाएगा 17.32 माइनस 10 होगा, इसका मतलब h इज इक्वल टू हो जाएगा जो है 7.32 मीटर। इसका मतलब ध्वज दंड की जो लंबाई है, जो ध्वज दंड की लंबाई है वो 7.3 मीटर हो जाएगा, और जो क्षैतिज दूरी है बिंदु P से किसकी, उस पोल की कह लें, उस मकान की कह लें, उस जो है भवन की कह लें, तो 17.32 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, एक सीधी सड़क के किनारे स्थित दो क्रमागत किलोमीटरों, एक सीधी सड़क के किनारे स्थित दो क्रमागत किलोमीटरों, किलोमीटरों के पत्थरों के औन्नत्य कोण, किलोमीटर के पत्थरों के औन्नत्य, औब लगा यहाँ भी नीचे की तरफ, यानी इसका मतलब हुआ अवनमन कोण, ठीक है। औन्नत्य कोण अल्फा और बीटा है। अब आपका जो है यहाँ पे अवनमन कोण से संबंधित एक प्रश्न है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक सीधी सड़क, चलिए सीधी सड़क, टेढ़ी नहीं होना चाहिए, सीधी सड़क, सीधी सड़क कौन मान लेते हैं? AB, ठीक है। स्थित 2 किलोमीटर, अब सीधी सड़क है, किलोमीटर ऊपर नीचे थोड़ी ना जाएगा, AC में जाएगा, तो मान लेते हैं 1 किलोमीटर यहाँ है और एक दूसरा जो किलोमीटर वो यहाँ है, जिसका नाम क्या दे दिया जाएगा? C दे दिया गया, ठीक है। तो 2 किलोमीटर के पत्थरों के, और क्रमागत है, ध्यान दीजिएगा, क्रमागत किलोमीटर है, यानी इनके बीच की जो दूरी होगी वो 1 किलोमीटर ही होगा। क्रमागत की बात की जा रही है, ठीक है। अब के पत्थरों के औन्नत्य कोण, औन्नत्य कोण, अब भैया औन्नत्य कोण का मतलब क्या हुआ? एक सीधी सड़क के किनारे स्थित 2 क्रमागत किलोमीटरों के पत्थरों के औन्नत्य कोण इतना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी मीनार यहाँ पे मान लिया गया, ये आपका क्या है? मीनार है। ये आपका क्या हो गया? एक मीनार हो गया। और मीनार का जो आधार वो मान लिया गया क्या? B, और यहाँ मान लिया गया P। इसको मिलाया गया, इसको मिलाया गया, दोनों को मिलाया गया। और यहाँ आपको अवनमन कोण चाहिए तो क्षैतिज रेखा बनाई गई, ठीक है। अब बात करिए अवनमन कोण की, तो ध्यान दीजिएगा अवनमन कोण कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा हैं। तो एक मान लेते हैं, एक जो है ये कोण है, ये अल्फा है, और ये जो है कौन सा है? बीटा है, ठीक है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब आपको पता है कि जो AB है और जो ये क्षैतिज रेखा है, ऊपर की क्षैतिज रेखा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर हम लोग आगे अपने जो है उन्नयन कोण में, किसमें आगे? उन्नयन कोण में आगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये मान लेते हैं दूरी कितनी है? x है किलोमीटर, और ये मान लेते हैं कितना? h किलोमीटर। सभी किलोमीटर में, तो किलोमीटर में चर्चा करते हैं। आप बताइए चित्र से, tan बीटा इज इक्वल टू क्या है? tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा PB अपान BC, लंब बटे आधार। PB कितना? H और ये X। इसका मतलब X इज इक्वल टू हो जाएगा H अपान tan बीटा, इसका मतलब H कॉट बीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, H कॉट क्या हो गया? बीटा हो गया। अच्छा, X का मान निकालने का तात्पर्य ये केवल है कि यहाँ पर आपको करना क्या है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। दैट मीन्स H फाइंड आउट करना है, H को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो X का मान मिला। अगेन पुनः क्या है? इन ट्रायंगल BAP में tan अल्फा H अपान आधार इस समय x+1 हो जाएगा। इसका मतलब H इज इक्वल टू x+1 tan अल्फा हो गया। x+1 क्या हो गया? tan अल्फा हो गया। और अगर इसको आप सॉल्व करें तो x tan अल्फा और प्लस tan अल्फा मिलेगा, ठीक है। x का मान आप समीकरण नंबर 1 से रखेंगे तो क्या है? h कॉट बीटा इंटू tan अल्फा और प्लस tan अल्फा, h कॉट बीटा। और उसके बाद क्या हो गया? यहाँ से h कॉट बीटा हो गया और tan अल्फा हो गया और प्लस tan अल्फा। यहाँ से आपको h फाइंड आउट करना है, तो h को एक तरफ कर लें तो h कॉमन हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्या है? कॉट बीटा tan अल्फा है। कॉट बीटा क्या है? tan अल्फा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या? देखें, कॉट बीटा tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है।
इसका मतलब h बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा अपान 1 माइनस tan अल्फा अपान 1 माइनस क्या होगा, कॉट बीटा tan अल्फा, कॉट बीटा कॉट बीटा और क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। आप इसी को लिख सकते हैं tan अल्फा अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉट बीटा, 1 अपान कॉट अल्फा, और ये जाएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, और ऊपर जाने पर ये हो जाएगा काट अल्फा, tan अल्फा काट अल्फा कटेगा, h बराबर 1 अपान काट अल्फा माइनस काट बीटा हो जाएगा। ये है मीनार की ऊंचाई जब उसके 2 क्रमागत किलोमीटर के औन्नत्य कोण दैट मीन्स अवनमन कोण अल्फा और बीटा हो। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को समझ सकते हैं। ये हुई ऊंचाई और दूरी के 5 प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक है। 5 प्रश्न आपकी ऊंचाई और दूरी से संबंधित ये हुए। अब जो है इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में भी इसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो आप जो है बाई पार्ट आप जो है वीडियो को अवश्य देखें, जो कि आपको जो है इसी तरीके से अभी भी 1-2 पार्ट में करके आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दी जाएगी। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, समझें और वीडियो में दिए गए प्रश्नों का जवाब अवश्य देने का प्रयास करें। बस आज के लिए इतना ही। ओके।